रहस्यमयी आवाजों का मामला। दृश्य कपूर विला, रात का समय। कपूर विला वैभव और उपेक्षा का प्रतीक था। उसकी पत्थर की दीवारें, जो कभी चमकती थीं, अब काई से ढकी हुई थीं। अंदर गहरी खामोशी पसरी थी, जिसे बस पुरानी घड़ी की टिक-टिक तोड़ रही थी। विला का देखभाल करने वाला श्री चंदन वर्मा हमेशा की तरह अपनी अंतिम निगरानी कर रहा था। लेकिन आज कुछ अजीब था। गलियारे की हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य साए ने वहां कदम रखा हो। वो लाइब्रेरी के पास से गुजर ही रहा था कि उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। धीमी, कांपती हुई आवाज, मदद करो। वर्मा रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। 30 सालों से वो इस घर में था, हर कोने की आवाज पहचानता था। लेकिन ये आवाज नई थी, डरावनी थी। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। हवा और ठंडी हो रही थी। उसके कदमों की आहट भी मानो दीवारें निकल रही थी। तभी आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से, और उसमें पागलपन भरी हंसी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था वर्मा। वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये उसकी पत्नी की आवाज थी, लेकिन उसकी पत्नी तो सैकड़ों मील दूर थी। उसने दरवाजा झटके से खोला। टॉर्च की रोशनी कमरे में इधर उधर घूमी। कोई नहीं था। और तभी एक भयानक, तीखी चीख गूंजी, जिसने पूरे विला की खामोशी चीर दी। वर्मा पीछे हटा, पैर किसी चीज से टकराया। टॉर्च नीचे गिर पड़ी, लुढ़कते हुए दीवार तक पहुंची, और जो नजारा सामने था उसने उसकी सांसें रोक दी। दीवार से टिके बैठे थे मिस्टर दिनेश कपूर, विला के मालिक, मृत। और उनके पीछे दीवार पर कांपते अक्षरों में लिखा था, साइलेंस। वर्मा की चीख रात में गूंज उठी, और यही चीख सीआईडी टीम को बुलाने वाली थी। रहस्यमयी आवाजों का मामला शुरू हो चुका था। दृश्य कपूर विला, ड्राइंग रूम, रात। पहले की दहशत अब ठंडी जांच पड़ताल की रोशनी में बदल चुकी थी। कमरे में लगे तेज सफेद लैंप पुराने फर्नीचर और अपराध के भयानक दृश्य के बीच तीखा विरोध पैदा कर रहे थे। बाहर पुलिस सायरन की चीख धीमी पड़ते ही विला का भारी दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुई सीआईडी टीम। एसीपी प्रद्युमन सबसे आगे थे, एक अनुभवी अधिकारी जिनकी आंखें कमरे के हर कोने को ऐसे परख रही थीं जैसे हर चीज उनसे कोई राज छिपा रही हो। उन्होंने जमीन पर बैठे कांपते हुए चंदन वर्मा पर बस एक नजर डाली और फिर अपनी नजरें मोड़ लीं। उनका ध्यान अब मृत शरीर दिनेश कपूर और दीवार पर लिखे शब्द साइलेंस पर था। उनके पीछे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने पूरे कमरे को सील करना शुरू किया। वहीं डॉक्टर सालुंखे अपने फॉरेंसिक किट के साथ शरीर के पास झुक गए। सालुंखे, रिपोर्ट। प्रद्युमन की भारी आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। डॉक्टर सालुंखे ने कपूर के शरीर का निरीक्षण किया, गर्दन, कलाई, सिर के पीछे के हिस्से को देखा। चेहरा अब भी डर से जमे हुए भावों में था। कोई बाहरी चोट नहीं है प्रद्युमन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। न गला घोंटा गया, ना किसी हथियार का निशान। मौत ज्यादा पुरानी नहीं लगती, शायद 1 घंटे के भीतर। लेकिन देखिए आंखों की हालत। अभिजीत पास आए। पुतलियां फैल गई हैं डॉक्टर, यानी मरने से पहले उसने कुछ बेहद डरावना देखा था। प्रद्युमन ने दस्ताने पहने हाथ से दीवार के पास लिखा शब्द छुआ। कातिल ने हथियार नहीं, डर का इस्तेमाल किया है। ये कोई साधारण हत्या नहीं, ये एक चेतावनी है। फिर उन्होंने वर्मा की ओर देखा। अभिजीत, इससे पूछताछ करो, ये अकेला गवाह है, इसे सब पता है कि क्या हुआ। अभिजीत आगे बढ़े, शांत मगर सख्त लहजे में बोले, वर्मा जी, खुद को शांत रखिए और बताइए आपने क्या देखा, क्या सुना। वर्मा की आवाज कांप रही थी। इंस्पेक्टर, आवाजें थीं, रहस्यमयी आवाजें। पहले किसी औरत की, फिर मेरी पत्नी की। वो मुझसे बात कर रही थी, हंस रही थी, और जब मैंने दरवाजा खोला सब बंद हो गया। मुझे लगता है भूत ने मारा है। प्रद्युमन ने गहरी सांस ली। भूत दीवार पर लिखकर नहीं जाते वर्मा, लेकिन कोई इंसान जो भूतों की कहानी का इस्तेमाल करे, वही असली कातिल होता है। उन्होंने डॉक्टर सालुंखे की ओर मुड़ते हुए कहा, इस कमरे की बारीकी से जांच करो। किसी स्पीकर, रिकॉर्डिंग डिवाइस या वेंटिलेशन डक्ट में कुछ छुपा हो सकता है। ये आवाजें यूं ही नहीं आईं, यही हमारे पहले सुराग हैं। अभिजीत ने कमरे को देखा। पुरानी दीवारें, भारी फर्नीचर, अजीब सन्नाटा। ये हत्या सिर्फ कैसे नहीं बल्कि क्यों की पहेली थी।
ये कातिल डर और आवाज दोनों को हथियार बनाकर खेल रहा था। रहस्यमयी आवाजों का मामला अब सच में शुरू हो चुका था। दृश्य कपूर विला, ड्राइंग रूम, भोर का समय। रात की दहशत अब ठंडी जांच में बदल चुकी थी। पर्दों के बीच से छनकर आती हल्की धूप कमरे की दीवारों पर लंबी, डरावनी परछाइयां डाल रही थी। लेकिन सीआईडी टीम के चेहरे पर कोई डर नहीं, बस पेशेवर एकाग्रता। डॉक्टर सालुंखे सीढ़ी पर चढ़कर छत के कोने में लगे नक्काशीदार हिस्से की जांच कर रहे थे। उन्होंने एक छोटे मिरर से ऊपर देखा, फिर प्लास्टर का थोड़ा हिस्सा खुरचा। भीतर कुछ धातु जैसा चमक उठा। प्रद्युमन, सालुंखे की आवाज में उत्साह था। भूत नहीं था, ये इंजीनियरिंग थी। एसीपी प्रद्युमन और इंस्पेक्टर अभिजीत तुरंत पास पहुंचे। सालुंखे ने प्लास्टर के भीतर से एक छोटा, बारीक माइक्रोस्पीकर और ऑडियो रिसीवर निकाला। देखिए, उन्होंने कहा, यहां आवाजें छिपाकर चलाई गईं। इतनी सफाई से लगाया गया कि बिना खास उपकरण के पता ही नहीं चलता। आवाज सीधे पीड़ित के ऊपर से आ रही थी, जैसे किसी अदृश्य आत्मा की। अभिजीत ने गंभीरता से कहा, मतलब कातिल को ध्वनि और गूंज का ज्ञान था। आवाज शायद ऊपर वाले माले से भेजी गई होगी, ताकि ऐसा लगे कि चारों ओर से आ रही है। डर बढ़ाने का ये सोचा समझा तरीका था। प्रद्युमन ने स्पीकर को चिमटी से उठाकर देखा। यानी हत्या हथियार से नहीं, डर से हुई। ये मनोवैज्ञानिक हमला है, ऐसा डर जिसने दिल की धड़कन रोक दी। उन्होंने कहा, सालुंखे, देखो ये तार कहाँ तक जा रहा है। मैंने देखा है, सालुंखे बोले, ये तार अटाली तक जा रहा है। किसी ने ऊपर काफी समय लगाकर ये सिस्टम तैयार किया है। ये कोई गुस्से में की गई हत्या नहीं, पहले से रची गई साजिश है। इतने में बाहर से तेज कदमों की आहट आई। एक औरत बेहद घबराई हुई अंदर दौड़ती आई। उसके पीछे एक चिंतित आदमी था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दिनेश, ओ गॉड, दिनेश! वो चिल्लाई और लाश की ओर भागी। रुकिए, अभिजीत ने धीरे से उसे रोका। मैडम प्लीज, आप कुछ भी छुए नहीं। वो औरत थी कविता कपूर, मृतक दिनेश कपूर की पत्नी। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से भरा था। उसने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर घूरा। रमेश, तुम उसके साथ थे, ये कैसे हुआ? वो व्यक्ति, रमेश गुप्ता, दिनेश का बिजनेस मैनेजर, घबराया हुआ बोला, कविता, मैं रात की 11 बजे तक यहीं था। तब सब ठीक था। मैंने किसी अजनबी को घर के आसपास नहीं देखा। प्रद्युमन आगे बढ़े, मैं एसीपी प्रद्युमन हूं। हमें ये जानना होगा कि इस घर में किसे प्रवेश की अनुमति थी, खासकर अटारी तक। ये हत्या बहुत योजनाबद्ध थी। किसी ने तकनीक का इस्तेमाल करके डर पैदा किया। क्या दिनेश के कोई दुश्मन थे? कविता ने कांपते हुए दीवार पर लिखा शब्द देखा, साइलेंस, और बोली, दुश्मन? बिजनेस में दिनेश के बहुत दुश्मन थे सर, पर इस घर तक पहुंच सिर्फ मुझको, रमेश को और... वो रुक गई। राजेश को, दिनेश का छोटा भाई। वो जमीन बंटवारे को लेकर बहुत नाराज था और इस पुरानी विला को वो किसी और से ज्यादा जानता है। प्रद्युमन और अभिजीत ने एक दूसरे की ओर देखा। एक नाराज भाई जो घर की हर दीवार पहचानता है। अब भूत की आवाज के पीछे पहला इंसानी शख्स उभर आया था, राजेश कपूर। मामला अब और गहराता जा रहा था। दृश्य सीआईडी ऑफिस और कपूर विला, सुबह। दोनों जगहों पर एक साथ तनाव गहराता जा रहा था। ऑफिस के ठंडे इंटेरोगेशन रूम में सख्त सवाल चल रहे थे, वहीं विला की धूल भरी अटारी में सबूत खोजे जा रहे थे। सीआईडी इंटेरोगेशन रूम में टेबल के सामने बैठा था राजेश कपूर, दिनेश का छोटा भाई। उसके चेहरे पर गम से ज्यादा धुंझलाहट थी। वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर, राजेश ने हाथ बांधते हुए कहा। हाँ, मुझे दिनेश से नफरत थी। जमीन के बंटवारे में उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन हत्या, ये बकवास है। मेरे पास सबूत है। मैं उसे मारने नहीं गया था। केस तो पहले से कोर्ट में चल रहा था। इंस्पेक्टर अभिजीत आगे झुके, नजरें राजेश पर गड़ी हुई। कविता कपूर का कहना है कि तुम्हें इस विला का हर कोना पता है। डॉक्टर सालुंखे को अटारी में साउंड सिस्टम मिला है। आवाजें ऊपर से चलाई गई थी। बताओ राजेश, क्या तुम्हें ऐसी तकनीक सेट करने की जानकारी है? राजेश ने तिरस्कार से कहा, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं इंस्पेक्टर। मैं रियल एस्टेट ब्रोकरेज करता हूं, तार जोड़ना नहीं जानता। और मेरा अलीबाई पक्का है। मैं रात को 9 से 12 बजे तक लोटस क्लब में था। 3 लोग मेरे साथ थे, कार्ड खेल रहा था। उनसे पूछ लीजिए। अभिजीत ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन आंखों में शकअप भी था। ठीक है, मगर ये बताओ, तुम्हारे अलावा कौन इस घर को अच्छी तरह जानता था? कौन इतना नाराज था कि ऐसा खेल रच सके? राजेश ने झट से कहा, दिनेश से नफरत सिर्फ मुझे नहीं थी, हर कोई उसके खिलाफ था। उसका बिजनेस पार्टनर अश्विन मेहता, वो सबसे ज्यादा नुकसान में था।
दोनों की पार्टनरशिप टूटने वाली थी, शायद उसे ही देखना चाहिए। उधर एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और डॉक्टर सालुंखे विला की अटारी में सबूत तलाश रहे थे। धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी लकड़ी की गंध से कमरा भरा हुआ था। दया ने एक फटी हुई इंसुलेशन शीट हटाई। नीचे तारों का एक जाल दिखा जो एक छोटे प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग डिवाइस से जुड़ा था। एसीपी सर, यही है आवाजों का असली जरिया। डॉक्टर सालुंखे ने तुरंत उसे सबूत के तौर पर पैक किया। उच्च क्वालिटी का है, आवाजें पहले से रिकॉर्ड की गई थीं, तार एक कंट्रोल यूनिट तक जाता है, यानी कातिल को यहां मौजूद होने की जरूरत नहीं थी, वो इसे रिमोट से भी चालू कर सकता था। प्रद्युमन ने उस यूनिट को देखा, वह एक पुराने रेडियो के रूप में छिपा हुआ था। ये काम किसी आम इंसान का नहीं है। रियल स्टेट वाला राजेश इतना टेक्निकल नहीं लग रहा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑडियो विजुअल या सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा हो, वही ऐसा सेटअप कर सकता है। उन्होंने खिड़की की ओर देखा जो धूल और मकड़ी के जाले से भरी थी। दया, इस खिड़की के बाहर की छत चेक करो। अगर कातिल ने रिमोट का इस्तेमाल किया है तो संभव है कि वो इसी रास्ते से आया और चला गया हो। कोई निशान मिले तो बताओ। दया बाहर झांकने लगे, जबकि प्रद्युमन की नजर अब भी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर टिकी थी। भूत की गुत्थी तो सुलझ गई थी, वो कोई आत्मा नहीं, एक मशीन थी। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, इतना जटिल उपकरण लगाने वाला था कौन, जिसके पास तकनीकी समझ भी थी और कपूर विला की चाबियां भी। मामला अब और रहस्यमय होता जा रहा था। दृश्य सीआईडी फॉरेंसिक लैब और सीआईडी इंटेरोगेशन रूम, सुबह। कमरे का माहौल तकनीकी तनाव से भरा हुआ था। अब सीआईडी की टीम भूतिया आवाजों के पीछे छिपे असली चेहरे को खोजने में लगी थी। सीआईडी फॉरेंसिक लैब डॉक्टर सालुंखे अपनी लैब में रिकॉर्डिंग डिवाइस को उन्नत साउंड सॉफ्टवेयर से जोड़ चुके थे। स्पीकर से एक भयानक, कांपती हुई औरत की आवाज गूंजी, मदद करो, बचा लो। और फिर आई वो ठंडी डरावनी फुसफुसाहट, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था वर्मा। इसके बाद आई पागलपन भरी हंसी, जिसने कमरे की हवा भारी कर दी। इंस्पेक्टर विवेक, जो तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ थे, स्क्रीन पर ऑडियो वेव्स को देख रहे थे। डॉक्टर, ये आवाज पूरी तरह से मॉड्यूलेटेड है, उन्होंने कहा। इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टर और पिच एनहेंसर का इस्तेमाल किया गया है ताकि आवाज अलौकिक और डरावनी लगे। डॉक्टर सालुंखे ने कहा, लेकिन देखो विवेक, ये हिस्सा जहां आवाज वर्मा की पत्नी जैसी लग रही थी, ये संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि कातिल को वर्मा की निजी जिंदगी के बारे में पता था। अब असली आवाज की पहचान करो, जो विकृत नहीं हुई। विवेक ने रिकॉर्डिंग का एक छोटा हिस्सा अलग किया, शायद किसी अनजान सांस या गलती से छूटे शब्द का अंश। मिल गया, उसने कहा। अब बेसलाइन वॉइस पैटर्न चला रहा हूं। आवाज किसी 35 से 40 साल के व्यक्ति की लगती है। और सुनिए, बैकग्राउंड में एक हल्की क्लिक सी आवाज है। डॉक्टर सालुंखे ने ध्यान से सुना और बोले, ये पुराने टेप के चलने की आवाज है, यानी रिकॉर्डिंग सीधे डिजिटल डिवाइस पर नहीं हुई, पहले किसी एनालॉग टेप पर रिकॉर्ड की गई की। शायद असली रिकॉर्डिंग छुपाने के लिए, या फिर इसलिए कि आवाज कातिल की नहीं थी। तभी एसीपी प्रद्युमन कमरे में दाखिल हुए। उस असली आवाज की पहचान करो सालुंखे। क्या वो किसी मशहूर रिकॉर्डिंग से ली गई है या कपूर परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति है? असली आवाज ही हमें कातिल तक ले जाएगी। सीआईडी इंटेरोगेशन रूम, दूसरी ओर इंस्पेक्टर दया पूछताछ कर रहे थे अश्विन मेहता, दिनेश कपूर के बिजनेस पार्टनर से। सिल्क की टाई पहने मेहता घबराया नहीं था, बल्कि गुस्से में था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं दिनेश का दुश्मन था। हम करोड़ों के सौदे पर झगड़ रहे थे, लेकिन मैं कोई पागल नहीं हूं जो लोगों को भूत की आवाजों से डराकर मार डालूं। मैं कोर्ट में नोटिस भेजता हूं, हत्या नहीं करता। दया की आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। तुम्हें भारी नुकसान होने वाला था मेहता। अगर दिनेश मर जाता है तो केस रुक जाता और तुम्हें सांस लेने का वक्त मिल जाता, और तुम्हें विला में आने जाने की इजाजत भी थी, है ना? मेहता ने झट जवाब दिया, हाँ, मैं आता जाता था, लेकिन असली फायदा तो कविता कपूर को हुआ। उसने सब कुछ विरासत में पा लिया और वो दिनेश से नफरत करती थी। महीनों से दोनों एक ही घर के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। उसने ही सब पर शक जताया, मुझ पर और राजेश पर। दया ने गहरी नजर से उसे देखा। ये सिर्फ बचने की कोशिश थी या सच में कोई इशारा? कविता ने वाकई बहुत जल्दी दूसरों पर इल्जाम लगा दिया था। दीवार पर लिखा शब्द साइलेंस अब एक नया अर्थ ले रहा था। क्या ये दिनेश के लिए वार्निंग थी या फिर किसी और को चुप रहने का आदेश? अब जांच दो दिशाओं में बढ़ चुकी थी। एक तरफ तकनीकी सुराग, दूसरी ओर मानवीय धोखे का जाल। सीआईडी को अब यह तय करना था कि कातिल था लालची भाई, गुस्सैल पार्टनर या इनोसेंट दिखती विधवा। मामला अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। दृश्य सीआईडी फॉरेंसिक लैब और कपूर विला, दोपहर।
माहौल अब रहस्य खुलने की कगार पर था। तकनीकी सुरागों ने इस केस को एक भयानक, छिपे हुए पारिवारिक अतीत से जोड़ दिया था। सीआईडी फॉरेंसिक लैब। डॉक्टर सालुंखे की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। उन्होंने रिकॉर्डिंग के अत्यंत सूक्ष्म हिस्से का विश्लेषण कर एक अहम जानकारी उजागर की। प्रद्युमन, सालुंखे ने कहा जब एसीपी प्रद्युमन लैब में पहुंचे, हमने उस रिकॉर्डिंग की असली उत्पत्ति खोज ली है। याद है वो हल्की सी टेप क्यू की आवाज? मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर जांच की और पाया कि ये पुराने रील टू रील टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की गई थी। 1980 के दशक का मॉडल। प्रद्युमन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, लेकिन इतनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल क्यों? सालुंखे ने गंभीरता से जवाब दिया, असली आवाज को छिपाने के लिए, लेकिन कातिल से एक गलती हो गई। मैंने उस आवाज की प्राकृतिक वेव पैटर्न को पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स और आर्काइव रिकॉर्डिंग से मिलाया। कोई सीधा मेल नहीं मिला। लेकिन विवेक ने एक और बात पकड़ी। वो औरत जो आवाज में बोल रही है वो दरअसल एक लोरी गा रही है, एक पुराना लोकगीत जो केवल गोवा के तटीय इलाकों में सुना जाता है। प्रद्युमन के चेहरे पर गहरी सोच उभर आई। गोवा? मुंबई की प्रॉपर्टी की लड़ाई से इसका क्या लेना देना? उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दया, दिनेश कपूर, कविता कपूर और अश्विन मेहता तीनों की पृष्ठभूमि की जांच करो। देखो क्या इनका किसी गोवा से पुराना रिश्ता, जमीन या कारोबार से जुड़ाव रहा है। कपूर विला, एक नई खोज। उसी समय इंस्पेक्टर दया फिर से विला में थे। वहां अब भी डरे और टूटे हुए केयरटेकर वर्मा से पूछताछ चल रही थी। दया को उस रिकॉर्डिंग की फुसफुसाहट याद आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था वर्मा। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, वर्मा जी, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। कातिल ने जानबूझकर आपकी पत्नी की आवाज जैसी आवाज इस्तेमाल की। क्यों? क्या आपका कपूर परिवार से कोई पुराना रिश्ता है? कोई ऐसी बात जो आपने अब तक नहीं बताई? वर्मा हिचकिचाए, उनकी आंखें झुक गई। मैं इस घर में 50 साल से काम कर रहा हूं साहब। मैंने दिनेश के पिता के लिए भी काम किया था। इस घर में कुछ राज हैं जो कभी उजागर नहीं हुए, और श्री दिनेश नहीं चाहते थे कि वो बाहर आएं। दया की आवाज और सख्त हो गई। कौन से राज वर्मा? अब चुप रहना गुनाह है। हत्या हो चुकी है, अब सच्चाई बोलो। वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। सालों पहले इस घर में एक युवती काम करती थी, लीला नाम था उसका। वो गोवा की थी, हमेशा वही लोरी गुनगुनाती थी जो आपने रिकॉर्डिंग में सुनी। और लीला का क्या हुआ? दया ने तीखे स्वर में पूछा। वर्मा ने कांपते हुए कहा, एक दिन वो अचानक गायब हो गई। मालिक यानी दिनेश के पिता ने सबको कहा कि वो भाग गए, पर दिनेश को कभी यकीन नहीं हुआ। वो हमेशा कहते थे कि उनके पिता ने ही लीला को खत्म कर दिया। जब उन्होंने साइलेंस शब्द दीवार पर देखा था, उन्होंने मुझसे कहा, यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि पाप को छिपाने का प्रतीक है। दया की आंखें फैल गईं। अब सारी कड़ियां जोड़ने लगीं। गोवा की महिला लीला, उसकी लोरी, कपूर परिवार का पुराना गुनाह और दिनेश कपूर की रहस्यमय मौत। ये मामला जायदाद या व्यावसायिक झगड़े का नहीं था। ये एक 50 साल पुराने अपराध का बदला था। कोई व्यक्ति लीला के नाम पर न्याय चाहता था और दिनेश कपूर को भय से मार दिया गया था। अब सीआईडी को यह तय करना था कि यह बदला परिवार के भीतर से लिया गया था या लीला की आत्मा की तरह लौटे किसी जीवित गवाह ने इसे अंजाम दिया था। दृश्य कपूर विला का बाग, दोपहर। माहौल, कभी सुंदर और शांत रहने वाला बगीचा अब खुदाई और खोजबीन का केंद्र बन चुका था। हवा में बेचैनी थी। 50 साल पुराने राज के उजागर होने की आहट हर सांस में महसूस की जा सकती थी। लीला की तलाश। एसीपी प्रद्युमन और इंस्पेक्टर दया ने वर्मा की कबूलियत और गोवा कनेक्शन के आधार पर तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया। वर्मा ने कहा था कि दिनेश के पिता ने लीला को इसी प्रॉपर्टी में दफनाया था। प्रद्युमन ने निर्देश दिए, दया, घर के सबसे एकांत हिस्सों को खंगालो, पुराने कुएं के पास या उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जो पिछली दीवार के पास है। ऐसे स्थान जहां कुछ दफनाकर सालों तक छिपाया जा सकता हो। दया ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ सिपाहियों के साथ बरगद की ओर बढ़ गया। पेड़ की मोटी मुड़ी हुई जड़ें जमीन पर इस तरह फैली थी जैसे किसी ने सच को पकड़ रखा हो। वहां की मिट्टी हमेशा नम रहती थी, जैसे धरती खुद कोई राज छुपा रही हो। कुछ ही देर में सिपाहियों की कुदालें किसी कठोर चीज से टकराईं। कुछ और मिनट की मेहनत के बाद जमीन के भीतर से एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा दिखाई दिया। बक्से के अंदर धूल और जड़ों में लिपटी हुई मानव अस्थियां। दया धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला। उसका चेहरा गंभीर था।
एसीपी साहब, हमने उसे ढूंढ लिया। ये एक पुरानी कब्र है। हड्डियों से अंदाजा लग रहा है कि वो एक युवती की थी। और ये देखिए, उसने अपनी हथेली खोली। एक छोटा चांदी का लॉकेट उसकी हथेली में चमक रहा था। लॉकेट पर खुदा था एल। प्रद्युमन की आवाज धीमी और भारी हो गई। लीला, उन्होंने बुदबुदाया। दिनेश कपूर के पिता ने लीला की हत्या की और दिनेश को ये सच पता था। कातिल ने उसी पाप को हथियार बनाया, उसी से उसे डरा कर मारा। प्रतिशोध का सूत्र। कुछ देर बाद प्रद्युमन सीआईडी ऑफिस में अभिजीत से फोन पर बात कर रहे थे। अभिजीत, अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी हैं। वो आवाज, लॉकेट और बदला। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो लीला को जानता था, कपूर परिवार का अतीत जानता था और जिसके पास तकनीकी ज्ञान था कि वो ऐसा जाल बिछा सके। अभिजीत कंप्यूटर पर डेटा खंगालते हुए बोला, सर, मैंने गोवा पुलिस के रिकॉर्ड चेक किए। लीला का एक छोटा भाई था, नाम था विमल। लीला के गायब होने के बाद उसे मुंबई में एक रिश्तेदार के पास भेज दिया गया था। प्रद्युमन का स्वर कठोर हुआ। विमल अब क्या करता है? अभिजीत की आवाज में झटका साफ झलक रहा था। सर, विमल एक ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट कंपनी चलाता है। वो हाईटेक साउंड सिस्टम और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन का काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात, उसका नवीनतम कॉन्ट्रैक्ट था अश्विन मेहता के ऑफिस में। प्रद्युमन ने गहरी सांस ली और लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। मतलब मेहता के जरिए विमल को विला तक पहुंच मिली। वही असली कातिल है, अपनी बहन लीला के लिए न्याय की कसम खाए हुए। उसने लीला की आत्मा को आवाज बनाकर दिनेश कपूर को डरा कर मारा। अभिजीत ने जवाब दिया, जी सर, अब हमें जल्दी करनी होगी। विमल को पता चल गया तो वो भाग भी सकता है या किसी और को हमेशा के लिए साइलेंस कर सकता है। प्रद्युमन की आंखों में दृढ़ता झलक उठी। दया को संदेश दो, विमल को जिंदा पकड़ना है। इस बार साइलेंस नहीं, सच की आवाज गूंजेगी। दृश्य विमल का ऑडियो विजुअल ऑफिस। देर दोपहर। माहौल, स्थिति अब पूरी तरह तनावपूर्ण और तेज रफ्तार वाली है। सीआईडी टीम सटीकता और तात्कालिकता के साथ अपने शिकार की ओर बढ़ रही है। ये समय था अपराधी और प्रतिशोध के आमने सामने आने का। गिरफ्तारी। अभिजीत की जानकारी पर कार्यवाही करते हुए इंस्पेक्टर दया और उनकी टीम ने मुंबई के एक व्यस्त बाजार क्षेत्र में स्थित विमल के छोटे से ऑडियो विजुअल स्टूडियो को घेर लिया। दुकान में हर जगह स्पीकर, तारों के गुच्छे और साउंड सिस्टम्स रखे थे, मानो तकनीक का कोई मंदिर हो। अंदर विमल, एक शांत लेकिन गहराई में अशांत व्यक्ति, अपने वर्क बेंच के पास खड़ा बैग पैक कर रहा था। उसके हाव भाव से साफ था कि वो भागने की कोशिश में था। वहीं रुक जा विमल, दया की गूंजती आवाज ने पूरे कमरे को थर्रा दिया। विमल ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में घबराहट और पछतावा दोनों थे। उसने पीछे के दरवाजे की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन दया बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसे जमीन पर गिरा लिया। विमल संघर्ष ही कर रहा था कि दरवाजे से एसीपी प्रद्युमन अंदर आए। उनके चेहरे पर कठोर शांति थी। उन्होंने अपनी जेब से वो चांदी का लॉकेट निकाला जिस पर अक्षर खुदा था एल। ये तुम्हारी बहन लीला का है, प्रद्युमन ने कहा, आवाज धीमी लेकिन भेदक। हमने उसका शव कपूर विला के बगीचे से निकाला था। दिनेश कपूर के पिता ने उसकी हत्या की थी और अब तुमने दिनेश कपूर को मार डाला। विमल का संघर्ष थम गया। उसकी आंखों में आंसू भराए 50 साल का दर्द अब लावा बन के फूट पड़ा। वो इसके लायक था, उसने चिल्लाकर कहा। उन्होंने लीला को चुप करा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थी, नौकरानी थी। मेरे बहन की मासूमियत उनकी हवस की कीमत बन गई। उन्होंने उसे दफना दिया जैसे वो कोई पाप थी। और दिनेश, उसे सब पता था, फिर भी वो उसी घर में चैन से रहता रहा जहां मेरी बहन की कब्र थी। प्रद्युमन ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। विमल, तुमने बदला लिया, पर यह किया कैसे? वो आवाजें, वो डर, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि शरीर पर कोई चोट नहीं थी। आखिर असली हत्या हुई कैसे? विमल के होंठों पर एक ठंडी कड़वी मुस्कान आई। आवाज तो बस आधा खेल था प्रद्युमन, उसने कहा। असल हथियार था इंफ्रासाउंड। वो अपने वर्क बेंच के पास पड़ा एक जटिल स्पीकर दिखाने लगा। मैंने उस स्पीकर को मॉडिफाई किया था। वो सिर्फ आवाजें नहीं चला रहा था, उसके साथ साथ वो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे छोड़ रहा था। ये वो आवृत्ति है जो इंसानी कान नहीं सुन सकता, लेकिन शरीर महसूस करता है। दया ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या असर होता है ऐसे साउंड का? विमल बोला, ऐसी तरंगें शरीर में बेचैनी, डर और घबराहट पैदा करती हैं, दिल की धड़कन तेज कर देती हैं, दिमाग को असंतुलित कर देती हैं। मैंने इसे इस तरह सेट किया था कि डर और इंफ्रासाउंड मिलकर उसके दिल पर हमला करें, एक साइलेंट हार्ट अटैक। किसी को शक भी नहीं होता कि यह हत्या थी। प्रद्युमन ने धीमे स्वर में कहा,
यानी तुमने डर को हथियार बना दिया। विमल के होठों पर ठंडक उतर आई। हाँ, उसने फुसफुसा कर कहा, और वो शब्द साइलेंस, वो बस दीवार पर लिखा संदेश नहीं था, वो एक वादा था उन सब के लिए जिन्होंने लीला को चुप कराया था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दया ने हथकड़ी की आवाज के साथ कहा, अब ये साइलेंस खत्म होगा विमल, अब लीला की आत्मा को शांति मिलेगी। विमल ने सिर झुका लिया। उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी अब न्याय के हाथों में थी। दृश्य कपूर विला का ड्राइंग रूम और सीआईडी दफ्तर। शाम। माहौल। मामला सुलझ चुका है। घर में पसरा सन्नाटा अब डर का नहीं, बल्कि सच्चाई के उजागर होने का है। बीते 50 सालों का मौन अब न्याय की गूंज में बदल गया है। अंतिम दृश्य। शाम का सूरज डूब रहा था। कपूर विला के भव्य ड्राइंग रूम में लंबी उदास परछाइयां फैल चुकी थीं। वही कमरा जहां कुछ दिन पहले मौत ने दस्तक दी थी। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत कमरे के बीचों बीच खड़े थे। अब वहां ना कोई फॉरेंसिक टीम थी, ना किसी जांच की भागदौड़, बस सन्नाटा। 50 साल। प्रद्युमन ने गहरी सांस ली, सिर हल्का झुकाते हुए कहा, 50 साल दिनेश कपूर इसी घर में रहा, ये जानते हुए कि उसके पिता ने लीला को यहीं मारकर दफना दिया था। सोचो, इतना बड़ा राज अपने अंदर लिए जीना, वो सन्नाटा कितना दर्दनाक रहा होगा। अभिजीत ने कहा, और विमल, जिसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, उसने इंतजार किया, सीखा और फिर अपनी तकनीकी समझ से ऐसा अपराध किया जो लगभग परिपूर्ण था। उसने आवाजों और डर को हथियार बना लिया, लीला की पीड़ा को विज्ञान की प्रतिशोधी ताकत में बदल दिया। दया ने कमरे की दीवार की ओर देखा, जहां अब भी हल्के अक्षरों में लिखा था, साइलेंस। उसने सिर्फ दिनेश को नहीं मारा, दया ने कहा, उसने उस पाप को सजा दी जो सालों तक दफन रहा। दिनेश की मौत उस मौन के अंत की कीमत थी जो लीला की कब्र के साथ शुरू हुआ था। अंतिम सिरा। तीनों विला से बाहर निकलकर सीआईडी की जीप की ओर बढ़े। रास्ते में अभिजीत ने आखिरी रिपोर्ट समझाई। उसने बताया कि विमल ने अश्विन मेहता के जरिए घर तक पहुंच बनाई थी। मेहता को लगा कि वो बस नया सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवा रहा है, लेकिन विमल ने उसी वक्त स्पीकर और इंफ्रासाउंड डिवाइस छिपाकर लगा दिए थे। उसने दिनेश के अकेले होने का समय चुना और दूर से सब कुछ नियंत्रित किया। उसके पास पक्का अलीबी था। प्रद्युमन ने गंभीर स्वर में कहा, और बेचारा वर्मा, उसे तो उसने खेल का हिस्सा बना दिया। अपनी पत्नी की आवाज सुनाकर उसे पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया, ताकि जब पुलिस आए वो भूत की कहानी सुनाए, ना कि हत्या की। अभिजीत ने सिर हिलाया। सही कहा सर, विमल ने अपराध तो किया, लेकिन उसकी योजना इंसान से ज्यादा मशीन जैसी थी, ठंडी, सटीक और निर्दयी। कमरे और बगीचे से दूर कपूर विला की ऊंची दीवारों पर सूरज की आखिरी किरणें गिर रही थीं। मामला सुलझ चुका था। रहस्यमय आवाजें कोई आत्मा नहीं थीं, बल्कि एक भाई का दर्द, विज्ञान और बदला थे, जिन्होंने सन्नाटे को चीख में बदल दिया था। एसीपी प्रद्युमन ने एक आखिरी बार विला की ओर देखा। इस केस में सिर्फ कातिल नहीं मिला अभिजीत, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमने एक पुराना पाप उजागर किया है। लीला की आत्मा को आज सच्चाई मिली है। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कहानी, उसका अन्याय सब पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो। अब और कोई साइलेंस नहीं। दया ने हल्के से सिर झुकाया। जीप का इंजन चालू हुआ और सीआईडी की गाड़ी कपूर विला के गेट से बाहर निकल गई। पीछे रह गई सिर्फ शाम की निस्तब्धता, वो सन्नाटा जो अब भय का नहीं, सत्य और न्याय का प्रतीक था।